हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास महामाया एजुकेशन में। पर्यावरण अध्ययन की रिवीजन एमसीक्यू श्रृंखला में जिसमें हम 30 क्वेश्चंस 10 मिनट में करते हैं, आपका स्वागत है। और आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चंस को कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इसमें व्याख्याएं नहीं देख रहे हैं, तो आप सीधा हम क्वेश्चन के आंसर्स देख रहे हैं। तो व्याख्याओं के लिए हम एक अलग से सीरीज बनाएंगे, क्योंकि ये उस समय के लिए है जब एग्जाम बिल्कुल पास में है और हमारे पास केवल 10 मिनट है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से रबी की फसलें कौन सी होती है। तो आपको ये बताना है कि रबी की फसलें, इन्होंने दो फसलें दी गई है ना। तो देखिए, इन्होंने दिया है धान और चना साथ में दिया है, गेहूं मक्का साथ में दिया है, मक्का और धान साथ में दिया है ना। तो आपको इनको ध्यान रखना है कि दोनों फसलें वो चाहिएगी जो किसकी रहे, रबी की फसलें रहे, चना और गेहूं। रबी की फसलें वो जिन्हें पकने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, पकने के लिए सूर्य की गर्मी की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास में अगला क्वेश्चन है कि पौधे को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होती है बताइए। तो देखिए, श्वसन की क्रिया तो होती है, पौधे का वायुमंडल का ऐसा माना जाता है, पर श्वसन की क्रिया से शुद्ध नहीं होती है वायु, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से भी नहीं होती है। हाँ, पर प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से वायुमंडल का शुद्धिकरण होता है। चलिए यहाँ पर ऑप्शन आप ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। अगला है, तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। तो तरुण सर जो भारत संघ है उसके राजेंद्र सिंह को जल संरक्षण के लिए, तो ऑप्शन याद रखिएगा आप, कौन सा, मैग्सेसे पुरस्कार जल संरक्षण के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अधिकतम भूमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायित्व है। तो कौन सी गैस जो है वो अधिकतम भूमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायित्व होगी। तो हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भूमंडलीय तापमान के लिए वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू मवेशी तथा भेड़ किस हरित गृह गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। ग्रीन हाउस गैसें जो होती है, जो हमारी ग्रीन हाउस गैसें होती है, उनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस घर के मवेशी और भेड़ जो हैं वो निकालते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इनसे मेथेन गैस निकलती है घरेलू मवेशी और भेड़ों से। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, वनों के कटान के प्रमुख परिणाम क्या क्या है। पहला है वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास का विनाश, दूसरा है जल चक्रण पर प्रभाव, और तीसरा है मृदा अपरदन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनमें से कौन सा होगा। तो आपको कौन सा लग रहा है, सिंपल सी बात है कि वन्य प्राणी प्राकृतिक आवास खत्म हो जाएगा, जल चक्रण पर भी प्रभाव पड़ेगा और मृदा अपरदन पर भी, मतलब चौथा आंसर इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नदी मुहानों का लक्षण है क्या है। नदी के जो मुहाने होते हैं उनका लक्षण क्या है, ताजा एवं खारा जल, हाँ ये होता है, समृद्ध जैव विविधता, ये भी होता है, और अधिक उत्पादकता, तो ये सभी होते हैं। तो उपयुक्त सभी लगाना है आपको, नदी मुहानों के लक्षण जो है इसमें आपको उपयुक्त सभी लगाना है। अगला प्रश्न है हमारा कि खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा जो है, खाद्य श्रृंखला द्वारा जो घातक रसायन हैं उनकी निरंतर बढ़ती मात्रा क्या कहलाती है। तो उनकी बढ़ती हुई मात्रा जैव सांद्रण कहलाती है। आप ध्यान रखिएगा, क्या कहलाती है, जैव सांद्रण। अगला प्रश्न है, केदारनाथ अभ्यारण्य निम्न के लिए जाना जाता है। केदारनाथ अभ्यारण्य जो है वो केदारनाथ अभ्यारण्य किसके लिए जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कस्तूरी मृग के लिए, कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता है। आगे समझ में। चलिए अगला देखते हैं, किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है। चिकनी मृदा में, तो चिकनी मृदा ध्यान रखिएगा कि चिकनी मृदा में जल धारण क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। अगला है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है।
डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ध्यान रखिएगा ये। और इससे रिलेटेड ऐसा भी हो सकता है कि सर्वाधिक प्रभाव किसके ऊपर पड़ा, तो सर्वाधिक प्रभाव किसके ऊपर पड़ा था इसका, खाद्यान्न के ऊपर पड़ा था, है ना। खाद्यान्न में भी अगर पूछा जाए तो किसके ऊपर, गेहूं के ऊपर पड़ा था। ठीक है, अगला है बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी। इस पर बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी कौन सा है, आर्कटिक टर्न, हमिंग बर्ड, एल्ब्रोटास और पेंगुइन। तो पेंगुइन, देखिए पेंगुइन हम जानते हैं बर्फीली इलाकों में रहता है, और पेंगुइन जो है ना इधर जैसे गर्मी, ज्यादा गर्मी सहन भी नहीं कर पाता। अगला है आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है, आर्कटिक मरुस्थल जो है किसका, टुंड्रा का। तो याद रखिएगा आर्कटिक मरुस्थल टुंड्रा का दूसरा नाम है। क्लियर। अगला है मेसोइक युग निम्न प्राणियों का युग माना जाता है, मेसोजोइक युग जो है वो किसका माना जाता है, सरीसृप जीवों का। तो पॉइंट याद रखिएगा, सरीसृप जीवों का युग माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 15 है, चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है। चेरनोबिल नाभिकीय दुर्घटना है, ध्यान रखिएगा चेरनोबिल क्या है, नाभिकीय दुर्घटना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान करवाता है, अनुच्छेद 51A। पॉइंट याद रखिएगा, अनुच्छेद 51A। और अनुच्छेद 51 से तो हमारे मौलिक अधिकार चलते हैं, ठीक है, तो उससे भी अपन याद रख लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, वन संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार किसकी खेती गैर वन्य गतिविधि है। आप किसकी खेती करेंगे, जो गैर वन्य गतिविधि होगी, तो चाय की खेती, रबड़ की खेती और शहतूत, ये सभी। तो चौथा ऑप्शन अपने को लगाना है, ये सभी। आगे समझ में। अगला है, वायुमंडल का कौन सा भाग प्रकाश की पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट, यूवी मतलब होता है अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है। हमें ये तो पता है कि कहां से रुकती है, ओजोन परत से, लेकिन वो कहां पर, समताप मंडल से। तो ध्यान रखिएगा समताप मंडल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, भूतापी ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, भूतापी ऊर्जा जो है वो किस प्रकार का संसाधन है, वो अपारंपरिक नवीनीकृत संसाधन है। भूतापी ऊर्जा क्या है, जो है वो अपारंपरिक और नवीनीकृत है। अगला है, जल चक्र को कौन नियंत्रित करता है, बताइए। जल चक्र को हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले देखा था, वनों को अगर काटते जाएंगे तो जल चक्र ना जाएगा, तो जल चक्र को नियंत्रित करने वाला वन है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास में, खाद्य, प्रकाश तथा स्थान के लिए अधिक संघर्ष होता है किससे, नजदीकी संबंधित जातियों के मध्य जो एक ही स्थान में उग रही हो। सीधी बातें यहीं से होता है, क्योंकि जो एक ही स्थान पर हो रही हो, भिन्न स्थानों वाला का तो होगा ही नहीं, और दूर से संबंधित जातियों के बीच में भी नहीं होगा, तो भिन्न भिन्न स्थानों वाला तो वैसे भी नहीं होगा। तो हमारा पहला आंसर सही है। सभी बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण तथा सीखने के लिए प्रत्येक शिक्षण कक्ष में किसकी आवश्यकता होती है, तो देखिए संज्ञानात्मक या आयु उपयुक्त पाठ्यक्रम, ये तो चाहिए ही चाहिए। अनुकूल और धमकी रहित परिवेश, ये तो पहले चाहिए, धमकी नहीं चाहिए बच्चों को। स्कूल आधारित आकलन तथा आख्या प्रस्तुत करना, ये भी, मतलब उपरोक्त सभी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, पर्यावरण अध्ययन के सीखने के मुख्य प्रशिक्षण संकेतक। पहला है पर्यवेक्षण तथा रिपोर्टिंग, दूसरा है अभिव्यक्ति, व्याख्या और वर्गीकरण, ये भी चाहिए, पर्यवेक्षण भी चाहिए, रिपोर्टिंग भी चाहिए, अभिव्यक्ति भी चाहिए, व्याख्या भी चाहिए और वर्गीकरण भी चाहिए, पूछताछ भी चाहिए, विश्लेषण, मतलब सब चाहिए, उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नहीं होनी चाहिए। देखिए इन्होंने कहा है नहीं होनी चाहिए। यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है।
ये तो है, होनी चाहिए। यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है, जरूरत तो पूरी होनी चाहिए। यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है, ये भी होना चाहिए। यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित, ये नहीं है। और कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए, तो ये वाली नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं हम। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है? कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है, ये निकालना है हमें। तो देखिए क्या होता है, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण हेतु पहला ऑप्शन है भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, ये तो होना आवश्यक है। विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद करा देना, ये नहीं चाहिए। तो अपना ऑप्शन ये है, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, और पढ़ भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला है पेड़ों की कटाई क्या घटाती है? वर्षा, मृदा अपरदन, भूस्खलन और ये सभी। बताइए कौन सा? तो देखिए भूस्खलन घटाती थोड़ी ना है, ये तो बढ़ा देती है। मृदा अपरदन भी बढ़ा देती है, तो ये तो होगा ही नहीं। तो बचा हुआ कौन सा है? वर्षा घटाती है। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर का, ठीक है ना। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में मानव समुदाय सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों के सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। हाँ, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। हाँ है। इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। और चौथा कौन सा है? हाँ होते हैं, क्योंकि उपरोक्त आ गया ना, तो ये भी वाला हो गया। अगला कौन सा है हमारे पास में? भागीरथी नदी का उद्गम स्थल बताइए। गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री का ही दूसरा नाम भागीरथी है, गंगोत्री ग्लेशियर। क्वेश्चन नंबर 29, देखिए मैंने अभी पिछली बार में भी एक वीडियो दिया है, उसमें बताया मीना माता रोग प्रदूषण जनित रोग है किसका? औद्योगिक पारा। सेम टाइप का क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन। और अंतिम क्वेश्चन, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम सुमेलित करना है हमें। तो ये कब बनाया गया था? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में अभी आया है, पहले क्वेश्चन है ना। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में। वन संरक्षण अधिनियम या वन अधिनियम 1980 में। और अंतिम क्वेश्चन बचा हुआ जल अधिनियम जो है वो 1974 में। तो इस प्रकार हमारे 10 क्वेश्चन पूरे हुए। इसमें कुछ समय थोड़ा सा ज्यादा लगा है, फिर भी हमारे समय पे रहते हुए हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा। और जो भी कोई डाउट या क्वेश्चन आते हैं, इसमें डाउट जैसा तो कुछ है नहीं, सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।